कहानी शुरू होती है ठंडी रात की हवा से, धुंधली चन्नी से और हथियारे की तेज सूझबूझ से, जो सब एक ही बात फुसफुसा रही थी। रेयॉन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, एक घुटने पर गिरता है रॉबर्ट दरियस के सामने। दरियस मुस्कुराते हुए कहता है, गुड जॉब। एमसी सिर्फ हल्के से हाँ में सर हिला देता है, लेकिन उसके मन में एक सोच चल रही थी। आज मैं इसी आदमी के हाथों मरने वाला हूँ। पर दारियुस आगे बोलता है, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया एज द लीडर ऑफ द शैडोज। तुम्हारे शैडो वर्क की वजह से फैमिली और जल्दी स्ट्रांग बनेगी। प्रोटैगनिस्ट शांत स्वर में कहता है, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। उसके दिमाग में एक सवाल घूमता है, क्या एक शैडो अपने मास्टर की मर्जी का विरोध कर सकता है? फिर वो खुद ही जवाब देता है, शैडो का काम है अपने मास्टर की विल को फॉलो करना। उसकी अपनी कोई विल, कोई फीलिंग्स या ओपिनियंस नहीं हो सकती। दारियुस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये सच है। अगर तुम्हें ये पता था तो अपनी मर्जी से कैसे काम कर लिया और ब्रेन वॉशिंग से कैसे छुटकारा पा लिया। एमसी के दिल में एक ठंड सी दौड़ गई। ये कैसे समझ गया? रॉबर्ट फैमिली शैडोज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन वॉशिंग का यूज़ करती है। ये शैडोज़ असल में उनके अपने किलर्स होते हैं। वो छोटे बच्चे चुरा लेते या खरीद लेते हैं और उन्हें एक मशीन की तरह ट्रेन करते हैं, सिर्फ मारने के लिए। ये बच्चे फैमिली का सारा गंदा काम करते और परिणाम का बोझ भी वही उठाते, जब तक एक दिन मर नहीं जाते। एक तरह से रॉबर्ट फैमिली के वॉच डॉग्स बन जाते हैं। एमसी भी ब्रेन वॉश था, लेकिन एक दिन गलती से उसने ये जंजीरें तोड़ दी। पर सवाल ये था, दारियुस को कैसे पता चला? प्रोटैगनिस्ट ने बेचैनी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? दारियुस ने जवाब दिया, तुम सब और मैं दोनों ही 2 कॉलर्स पहनते हैं। पहला ब्रेन वॉशिंग और दूसरा। उसने उंगली चुटकी से स्नैप की और एक पल में एमसी के अंदर से एक दहला देने वाला दर्द उठा। वो झुक गया, खून खांसने लगा। ये कैसा दर्द है, जैसे दिल को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया हो। दारियुस शांत स्वर में बोला, इस कॉलर का नाम है रेजिंग वर्म। तुम्हारे शरीर के अंदर एक कीड़ा है जो मेरी एक कमांड पर तुम्हारा दिल चबा जाएगा। एमसी सोचता है, ये शायद इस दुनिया का सबसे भयानक जादू है जो तुम्हें एक गुलाम का असली दर्द महसूस करा देता है। गुस्से में एमसी कहता है, तो तुमने मेरे अंदर फ्यूरियस वर्म डाल दिया। क्या ब्रेन वॉशिंग काफ़ी नहीं थी तुम लोगों के लिए? और अंदर ही अंदर वो सोचता है, यह आदमी ऊपर से ईमानदार और सच्चा बनने का नाटक करता है, लेकिन असल में घटिया इंसान है। दारियुस शांत अंदाज में कहता है, मैं हमेशा सोच समझ कर काम करता हूँ। आखिर मैंने ब्रेन वॉशिंग से छुटकारा पा लिया। एमसी सोचता है, हर इंसान एक मास्क पहनता है। लगता है इसका मास्क सबसे मजबूत था। एमसी के दिमाग में तस्वीर बनती है, बचपन में जब उसकी यादें अभी धुंधली थी। यूस किडनैप कर लिया गया, उसे शिकार का कुत्ता और कातिल बनाया गया। रॉबर्ट फैमिली के लिए वफादार। धीरे धीरे वो शैडोज़ का हेड बन गया। उसकी ज़िंदगी में ना अपनी सोच थी, ना अपने जज्बात, सिर्फ उनका हुक्म। लेकिन एक दिन एक अजीब सी ब्रीदिंग टेक्निक उसके हाथ लग गई, रिंग ऑफ फायर। कहते हैं ये कभी महान सोर्ड्समैन का डिवाइन स्किल था, और जैसे ही उसने इसे अपनाया, उसके दिमाग के ताले टूट गए। ब्रेन वॉशिंग ख़त्म हो गई। उसने सोचा, अब शायद मैं आज़ादी का सपना देख सकता हूँ। दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जन्म लेने लगी। लेकिन आज़ादी के बदले मौत क्यों मिली? आखिर कौन सा पाप किया था मैंने जो इतनी बेकार मौत मिल रही है? जहरीली जादू की मार से पूरी तरह से घायल वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। उसके अंदर एक ही सोच थी, नहीं, मैं इसे कभी काबूल नहीं करूँगा। अगर यही मरना है तो कम से कम उसका एक हाथ साथ ले जाऊँगा। नहीं, सिर्फ एक छोटा सा जख्म भी चलेगा। दारियुस हैरानी से सोचता है, यह इस हालत में कैसे खड़ा हो गया? प्रोटैगनिस्ट ने अचानक तेज़ दौड़ लगाए, एक छोटा सा जख्म दे दिया और सोचा, कम से कम मेरी मौत इतनी बेकार नहीं होगी। ये देखते ही उसने बिजली की तरह उसका सिर काट दिया। उसके दिमाग में एक सोच आई, मैं समझता था कि सब कुछ पहले से देख लिया है, लेकिन इसने तो ब्रेन वॉशिंग तोड़ दी और मुझ पर हमला भी कर दिया। रम्पेगिंग वर्म की दर्द के बावजूद दारियुस चलने लगा। उसने सोचा, बहुत सालों से ऐसा नहीं हुआ। मुझे याद भी नहीं आखिरी बार कब मुझे चोट लगी थी, और अब अपने ही शिकारी कुत्ते का काटना। कितनी शर्म की बात है, दारियुस ने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा। अब जब यह मर चुका है, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लाश को संभालना बाकी लोगों का काम है। पल भर में बाकी के निंजा सामने आ गए और चुपचाप उसका हुक्म मानने लगे। एमसी के दिल में एक ही ख्याल था, दारियुस, पूरा कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट। मैं कभी उसे नहीं जीत सकता था। वो पहाड़ जैसा मजबूत और मैं एक कमज़ोर सा इंसान। मैं कुछ नहीं कर सका। उसके दिल में गहरा अफसोस था। अफसोस एक बेकार ज़िंदगी जीने का, अफसोस हमेशा बेइज्जती सहने का और दूसरों के हाथों कठपुतली बनने का, और सबसे ज़्यादा अफसोस कि कभी रिंग ऑफ फायर को पूरा नहीं कर पाया। अब फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे वो भगवान हो या शैतान। उसने बस एक गुजारिश की, कोई इसे पूरा करे। उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज़ थी, बढ़ला, किसी भी कीमत पर। तभी अचानक एक सिस्टम विंडो सामने आई।
उस पर लिखा था, तुम्हें रेज ने चुना है। रेज ने उसके मौत के शिकार हुए शरीर को अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन एक एरर आ गया और कुछ ही पल बाद एमसी एक नई ज़िंदगी में जन्म ले चुका था, एक बच्चे के रूप में। एक औरत, सिल्विया, जो अब उसकी नई माँ थी, हाथों में एक छोटा सा रैटलर लेकर मुस्कुराए। चलो इसे देखने दो, क्या खास बात है यहाँ। वो उसकी तरफ प्यार से देखती है, उसे अपनी गॉड में उठाती है। ये मेरा सनशाइन है, कितना प्यारा बच्चा है, एमसी सोचता है। मैं अभी तक इस सब का आदत नहीं डाल पाया। ये औरत जो मेरी देखभाल कर रही है, इसका नाम सिल्विया है, लेकिन मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। सिल्विया ने उस गॉड में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे मामा बोलने की कोशिश करने दो। एमसी सोचता है, मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ और इस औरत का बेटा बन गया हूँ, लेकिन अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे यादें मेरे पास हैं। शुरू में लगा शायद ये सपना है, जैसे मैं 100 दिन लगातार सो रहा हूँ, लेकिन चाहे कितना भी वक्त बीत गया मैं कभी नहीं जागा। तब मैंने सच मान लिया कि मैं रेनकार्नेट हो चुका हूँ। कुछ दिन बाद सिल्विया मुझे गोद में लिए हुए प्यार से पूछती है, आज भी बाहर का मौसम अच्छा होगा ना? उम्मीद है फैमिली का हेड जल्दी लौट आए, फिर वो तुम्हें एक प्यारा सा नाम देगा। एमसी सोचता है, हाँ, वो हमेशा मुझे बेटा तो नहीं बुला सकता, पर फैमिली का हेड को आए हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। शायद बहुत ही बिजी आदमी है। रिनकार्नेशन के बाद मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं, बस ये समझ गया हूँ कि मैं एक अमीर और शायद काफ़ी मशहूर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ये तो आम फैमिली में पैदा होने से बेहतर है। आखिर मुझे बदला लेना है। मेरे दिल में सिर्फ गुस्सा और बदले की प्यास है, लेकिन मुझे सब्र रखना होगा, क्योंकि मैं कभी इस कमरे से बाहर नहीं गया। मुझे असल में पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अपनी फैमिली का स्टेटस भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया और अपनी हालत के बारे में तो मैं चुप ही रहता हूँ। वैसे भी अपनी पिछली ज़िंदगी में रिंग ऑफ फायर पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे अब और भी ज़्यादा सब्र रखना होगा। रॉबर्ट फैमिली की हिस्ट्री में मुझे सबसे महान कातिल कहा जाता था और बदला पाने के लिए मैंने अपने जज्बात जितने अरसे तक हो सके दबा सकता हूँ। वैसे ये इतना बड़ा और शानदार महल है, शायद ये सिर्फ मशहूर फैमिली नहीं, कुछ और भी है। तभी एक नौकरानी दौड़ती हुई कमरे में आई और उत्साहित होकर चिल्लाई, फैमिली का हेड जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। सिल्विया की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में फ़ादर आ रहे हैं? ये सुनते ही एमसी सोचता है, फ़ादर? क्या इसका मतलब फैमिली का हेड मेरा दादा है? सिल्विया ने खुशी में कहा, मुझे तैयार होना होगा। पर नौकरानी ने हाथ उठा के जवाब दिया, देर हो गई, वो तो पहले ही आ चुके हैं। और फिर सब चुप हो गए। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। सब बस इंतज़ार कर रहे थे फैमिली के हेड के आने का। एमसी के दिल में एक डर भरी सोच आई, आखिर ये कैसा तनाव है? कॉरिडोर के अंत में 3 परछाइयाँ नजर आई। गार्ड ज़ोर से बोला, फैमिली का हेड आ गए हैं। एमसी सोचता है, सिर्फ उनकी मौजूदगी इतना भारी माहौल बना रही है। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो मुझे यकीन है, सुनहरे गोल्डन बाल, जलते हुए लाल आंखें और वो ठंडी सी खौफनाक ऑरा, ये है पूरा कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर आदमी, ज़गार्ड फैमिली का हेड, उत्तरी तबाही का राजा ग्लेन ज़गार्ड। लगता है मैं दोबारा जन्म लेकर प्योर कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर फैमिली में पैदा हुआ हूँ। ग्लेन ने मुझे देखा और गंभीर चेहरे के साथ पूछा, क्या यही वो बच्चा है